today we are going to talk about this highly controversial, the GNCTD amendment bill. जो दिल्ली कभी अपने लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा करती थी, उस दिल्ली के लिए बीजेपी की सरकार ने जो प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था, उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल लिखा। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जो अब लॉ बन चुका है। उस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। परसों ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूवल दे दिए और अब वो अपने आप में एक पूरी तरह से लॉ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पर्पस है इस लॉ के पीछे, पर्पस इज वेरी वेल इंटेंडेड। द इंटेंशन इज टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एलजी एंड द सीओएम। एलजी और सीओएम के बीच में जो अक्सर टकराव रहता है उसको कम करने की कोशिश करी गई है इस लॉ के थ्रू। बट विल ट्राई टू एग्जामिन वेदर दिस लॉ समहाउ इज कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉ है ये क्या संविधान के कुछ प्रोविजन से टकराव में तो नहीं आ रहा है। वी आर नॉट असर्टिंग एनीथिंग, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। पहली बात तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप बता सकें, of the following which of the elements are the part of basic structure of the Indian Constitution? मैं कुछ नाम बोलूंगा, आप अगर बता सकें तो। डेमोक्रेसी, चेक्स एंड बैलेंसेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा प्रोविजन पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का? आंसर है सारे के सारे। ऑल ऑफ दीज टर्म्स विच आई जस्ट मेंशन आर ऑल द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई भी लॉ इनके अगेंस्ट जाता है तो उस लॉ को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और हम उसको फिर डाउट भी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट विच आई एम अबाउट टू डिस्कस इज डेमोक्रेसी। पहली बात तो यह कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल। जनता जहां पे राज करती है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। जनता बताएगी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। व्हेन पीपल विल डिसाइड, that concept is called as democracy, that situation is called as democracy, that political reality is called as democracy. अब देखिए, डेमोक्रेसी इंडिया में जो है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे जनता के बिहाफ पे जनता के चुने हुए नेता डिसीजन लेते हैं और वो माना जाता है कि ये डिसीजन जनता ने लिया है। और कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज people of India directly cannot come and face to face they take a decision. So somebody on their behalf must take a decision, but that somebody should be chosen by people. If that is the case, that is called democracy. अब ट्रेडिशनली गवर्नमेंट का मतलब होता है, जो अगर टेक्निकल भाषा में यूज करूं वर्ड को, गवर्नमेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? मोदी जी एंड द मिनिस्टर्स, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली यू हैव गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली and Pondicherry. They have been provided with this government chosen by people and a legislature also chosen by people. मतलब आर्टिकल 239 और 239AA की वजह से दिल्ली के पास अपनी एक लॉ मेकिंग बॉडी है जिसे जनता चुनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली में एक सीओएम भी है जिसे जनता ने चुना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हमें तो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ये रही है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और ये इसलिए मैं इस पर इतना फोकस दे रहा हूं बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एक्चुअली द विश ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं जनता ने इनको चुना है। पहले एमएलए बने और उसके बाद ये लोग मिनिस्टर बने, तो ये जनता की जो एस्पिरेशन है उसको निकाल के लाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मगर यहां पे एक थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इस लॉ में सेक्शन 21 में एक एडिशन किया गया जो ये बोलता है कि अब गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली एंड द लॉज मेड बाय दिल्ली असेंबली, जो दिल्ली असेंबली लॉ बनाएगी या दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर, गवर्नमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होगा एलजी। बहुत अच्छी बात है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन सिर्फ इस बात की, अगर कोई इस बात का आंसर दे सके कि अगर गवर्नमेंट मींस एलजी, देन व्हाट शुड वी कॉल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोलेंगे, जिनको हम आज तक गवर्नमेंट बोलते आए, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल लॉ था जिसको अमेंड करके ये लॉ लाया गया, उस लॉ का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। उस लॉ में भी सेक्शन 40 क्लॉज 3 मेंशन्ड है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटल एंड एलजी, इनको दो अलग अलग बॉडीज की तरह माना गया है। उस लॉ में भी गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटल
एंड एलजी दो अलग अलग टर्म दिए हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट इज सीओएम और एलजी अलग है उनसे। बट अब उन्होंने बोल दिया है कि ये जो गवर्नमेंट थी सीओएम और एलजी को गवर्नमेंट बोलेंगे, ना कि सीओएम को। अब कंफ्यूजन यहां पर ये आ जाता है कि अगर एलजी गवर्नमेंट है तो इन्हें क्या बोला जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनका रोल क्या होगा। और अगर इनका रोल कम करके इनका रोल बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, आई डोंट नो वेदर वो सेव हो पा रही है नहीं हो पा रही है। रीजन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर चोजन बाय पीपल, whereas LG is not chosen by people, he is put to the position by center। तो जनता की आवाज कहीं ना कहीं थोड़ी सी सप्रेस होती है। तो अगर इसकी क्लैरिटी मिल जाए तो फिर आई मीन द लॉ इज वेरी गुड। अदरवाइज दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फैसले लिए जाने की खींचतान में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में दखल देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और 2019 में संविधान के प्रोविजंस को स्टडी करके, उनको रिव्यू करके, और जो ओरिजिनल लॉ है दिल्ली को लेकर उसको रिव्यू करके, जो लॉ है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, उसको रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि एलजी विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम, and if he has a dispute on the decision taken by the COM, he will send this issue to the president for consideration and act accordingly। ये वही है जो आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 में भी लिखा हुआ है। मगर अगर अब देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट, पहली बात तो सेक्शन 21 में अगर आपने बोला कि गवर्नमेंट मीन्स एलजी, मीन्स हियर यू आर नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम, या सीओएम की जो एड एंड एडवाइस पे आप चलते थे उसकी कोई खास वैल्यू रह नहीं जाती, बिकॉज यहां तो सरकार आप ही हो, गवर्नमेंट आप ही हो, एलजी गवर्नमेंट है, तो फिर सीओएम के होने ना होने का कोई खास महत्व यहां रह नहीं जाता है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट हम सीओएम को मानते थे, अब आप गवर्नमेंट है। साथ में सेक्शन 44 जो नए लॉ का है वो बोलता है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले उससे पहले वो एलजी से पूछेगी, तो ये फिर वही उल्टा हो रहा है। तो ये सेक्शन 44 एंड सेक्शन 21 में जहां गवर्नमेंट और एलजी को सिमिलर बताया गया, और सेक्शन 44 में जहां ये बोला गया कि दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले एलजी से पूछेगी, उनसे अप्रूवल लेगी, उनसे कंकरेंस लेगी, ये कहीं ना कहीं ना ही सिर्फ आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 का वायलेशन दिखता है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन था, एक जजमेंट थी इस मुद्दे को लेकर, उसके अगेंस्ट भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक मेरी समझ है इस लॉ को कोई ना कोई चैलेंज करेगा, और फिर ये लॉ सही है या इसका कोई खास प्रोविजन सही नहीं है या लॉ ही सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है। अगर पीआई लगती है तो मेरा पर्पज यहां लॉ को चैलेंज करना नहीं था, मेरा पर्पज यहां सिर्फ आपको इस लॉ से जुड़े हुए और जो पॉलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलेट करना था। अब बात आती है कि सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान सबसे ऊपर है। लॉ के एरिना में संविधान से बड़ा कोई लॉ नहीं है, संविधान से बड़ी कोई बॉडी नहीं है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाएगा वो संविधान के हिसाब से किया जाएगा, उसके ऊपर या उसके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर मैं आपसे दो बार डिस्कस करूं कि इस लॉ में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो संविधान के कुछ प्रोविजंस के ऐसा लगता है कि अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देयर विल बी अ सीओएम टू एड एंड एडवाइज द एलजी, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एलजी को बताएगा क्या डिसीजन लेना है। एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग की पावर सीओएम के हाथ में, डिसीजन एलजी के नाम पे लिया जाएगा, इसका मतलब ये निकल के आता है। और अगर कहीं एलजी को कुछ प्रॉब्लम है कि भाई कोई डिसीजन ऐसा लिया जा रहा है जो उनको लगता है सही नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के पास उस डिसीजन को भेज सकते हैं कि सर ये लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, मुझे लगता है सही नहीं है, आपका क्या विचार है। फिर प्रेसिडेंट साहब जो बोलेंगे वो ही किया जाएगा। ये है आर्टिकल 239AA क्लॉज 4, जो कि प्राइमरीली यही बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो है सीओएम के हाथ में। डिसीजन एलजी के नाम पे लिया जा रहा है, मगर डिसीजन ले कौन रहा है, द सीओएम। अब यहां पर जो सेक्शन 21 निकल के आता है इस लॉ का, जो बोलता है कि एलजी इज द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात, यहां पर सेक्शन 44 भी है, इस लॉ में सेक्शन 44 भी है
जिसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अब सीओएम जो भी डिसीजन लेगी वो डिसीजन लेने से पहले एलजी से परमिशन लेगी। पहले होता था कि डिसीजन लेने के बाद एलजी की अप्रूवल ली जाती है, वो भी बीच में ये होने लगा था हर डिसीजन पे ली भी नहीं जा रही थी। अब जो सेक्शन 44 है नए लॉ का, वो बोलता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सीओएम जो भी डिसीजन लेगी वो डिसीजन लेने से पहले भी एलजी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वो एग्री करते हैं तो फिर वो डिसीजन लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इससे हो क्या रहा है, आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 ऐसा लगता है कि वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जो भी लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, एक उसका पहलू यह भी है कि यहां पर जो असली पावर एडमिनिस्ट्रेशन की, डिसीजन मेकिंग की जो असली पावर है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर कर चुका है, और ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी है इंडियन पॉलिटी के बारे में, या किसी भी कंट्री को अगर आप देखें जहां पार्लियामेंट्री पॉलिटी यूज होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज होती है, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है एडमिनिस्ट्रेशन में वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। और जो एक हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें सेंट्रल लेवल पे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, तो डिसीजन जो है वो लेती है सीओएम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मोदी जी और उनके मिनिस्टर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। हाँ, वो डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, मगर प्रेसिडेंट खुद डिसीजन नहीं लेते, सिर्फ उनके नाम पे लिया जाता है। तो वो एक नॉमिनल हेड है। जो असली पावर है डिसीजन मेकिंग की वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। यही चीज स्टेट में भी लगती है, और दिल्ली के केस में भी ये चीज सही है। ये बात आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 में मेंशन भी है, और ये बात तो कोर्ट भी क्लियर कर चुका है कि जो एक्चुअल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है। और अगर ये पावर उनसे लेके आपने एलजी के हाथ में दे दी जो कि इलेक्टेड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि आपने हेड ऑफ द स्टेट को नॉमिनल हेड की जगह रियल हेड बना दिया है, पावरफुल हेड बना दिया है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, एलजी इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट इन द केस ऑफ यूटी, मगर अगर थोड़ी देर के लिए मैं उनको हेड ऑफ द स्टेट मान भी लूं तो आपने एक्चुअल जो इंपैक्ट डाला है वो आपने डाला है सीओएम की पावर पे। एलजी को गवर्नमेंट डिक्लेयर करके कहीं ना कहीं आपने जो सीओएम का रोल था डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको कम कर दिया। और अगर सीओएम के पास डिसीजन मेकिंग की एक्चुअल पावर होगी ही नहीं तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्वेश्चन करती है, काउंटर करती है। क्योंकि यहां पे जो आदमी नॉमिनल हेड होना चाहिए, जिसके पास सिर्फ जिसके नाम पे डिसीजन लिया जाए, वो एक्चुअली पावरफुल हो गया है, और जो एक्चुअल डिसीजन लेना चाहिए उसकी पावर कहीं ना कहीं कम कर दी गई है। देखिए अगला आइडिया है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है? स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिव, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे थे, एंड देन जुडिशरी। इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रखता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह है एग्जीक्यूटिव विल कम आउट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। सीओएम जो है वो असेंबली से ही लिया जाएगा, और ना ही असेंबली सिर्फ सीओएम को बर्थ देगी, उसे कंट्रोल भी करेगी। मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगी, असेंबली सीओएम को कंट्रोल करेगी, क्वेश्चन करेगी, इंक्वायरी करेगी। ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा काम करता है, सीओएम कोई ऐसा काम करता है जो असेंबली को लगता है संविधान के अगेंस्ट है, जनता के अगेंस्ट है या देश के अगेंस्ट है, तो वो सरकार के करे हुए कामों को क्वेश्चन कर सकती है, स्टडी कर सकती है, और उस बेसिस पे सरकार के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। सो चेक्स एंड बैलेंसेस and parliamentary form of government are two very essential part of India's basic structure of the Indian Constitution. Checks and balances and parliamentary form of government both are the part of basic structure of Indian Constitution. मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें सेक्शन 33, ये जो नए लॉ का सेक्शन 33 है, सेक्शन 33 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021, अगर आप सेक्शन 33 देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर असेंबली की पावर्स को कर्टेल कर दिया गया है कि वो इंक्वायर करे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। और ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब आपने बोल दिया कि गवर्नमेंट मतलब एलजी। कहीं ना कहीं अगर बोलूं तो आपने एलजी को ही दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन मान लिया, तो असेंबली के पास बहुत लिमिटेड पावर कर दी गई है कि वो उनको क्वेश्चन कर सके। ये चेक्स एंड बैलेंसेस के अगेंस्ट भी जाता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाता है।